हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। आज मैंने देखा मेरे चैनल पर प्रणव गुप्ता जी ने एक कमेंट किया। वो कमेंट को जब शुरू शुरू में पढ़ा तो बहुत कमेंट आते हैं, और कमेंट को मैंने एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, तो मुझे लगा कि इतनी मेहनत कमेंट करने में की इन्होंने, लिखने में, तो इसका कोई मतलब तो होगा। और इस कमेंट को मैं पढ़ूंगा, क्योंकि अब मुझे पता नहीं ये प्रणव गुप्ता जी बैंक पेंशनर हैं या कोई वकील हैं। जानकार काफ़ी हैं, और जिस प्रकार से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, लगता है ये लॉ के भी जानकार हैं। और ऐसे लोगों से, ऐसे कमेंट से करमचंद जैसे इडियटों को सीखना चाहिए। समझ में तो उनके माता नहीं, और फालतू फंड की बकवास आ गया चैनल पर करते हैं। इन्होंने हर चीज़ को इस तरीके से इंटरप्रेट किया है बताने के लिए कि आपका जो केस है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो जीत की ओर है। और काफ़ी लंबा है, टाइम भी लग सकता है। मैं कोशिश करूंगा इसको पढ़ूं और उसको थोड़ा बताऊं। डिस्कसिंग सेक्शन 35.1 ऑफ पेंशन रेगुलेशन एक्ट। In 12th bipartite ex gratia in lieu of updation was done on the plea that the matter is sub judice. Therefore, no final conclusion could be done. Ex gratia is a temporary measure. If court favors IBA stand, then disbursement that amount will be stopped. Needless to say, यदि कोर्ट फेवर करता है आईबीए का, तो इसको बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि ये ने कहा कि सब जुडिस है, इसलिए हम पेंशन नहीं दे रहे हैं, उसके बदले ये दे रहे हैं। So let me analyze 35.1 from English sentence construction view. इंग्लिश का जो वाक्य जैसे बनता है उस हिसाब से मैं इसको इंटरप्रेट करना चाहता हूँ। ये भाई साहब लीगल इंटरप्रिटेशन है, और इसको वही व्यक्ति कर सकता है जो लॉ का जानकार है। इतना आसान काम नहीं है। 35.1 बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स पर। ये कोट किया इन्होंने वहाँ से 2003 का जो आपका अमेंडमेंट आया था वो। रिकलेक्ट अवर मेमोरी इन ईच सेंटेंस देयर आर टू मेन पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बताया शुरू में इन्होंने कहा था इंग्लिश सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, इसमें सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। What is the subject and what is the predicate is well defined in English. In all the cases, questions is asked as to verb of a sentence. फिर इस सेंटेंस की वर्ब क्या है? 35.1 की वर्ब है shall be updated. What will be updated? वो सब्जेक्ट है। बेसिक पेंशन इन अपडेशन, ये इसका सब्जेक्ट है, यानी बेसिक पेंशन और ये इनको सब अपडेट किया जाएगा। कंडीशन ये है वेयर एवर एप्लीकेबल, ऊपर वाले उसमें दिया, ये कहा है दिस वेयर एवर एप्लीकेशन इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट। ये वेयर एवर एप्लीकेबल जो है यही है असली बोन ऑफ कंटेंशन, अगली झगड़ा यही है। ये कहाँ लागू होगा? वेयर एवर एप्लीकेबल वर नॉट इन द सेक्शन 35.1 द सेंटेंस वुड नॉट हैव एनी प्री कंडीशन। यदि वेयर एवर एप्लीकेबल नहीं होता तो इसकी कोई प्री कंडीशन नहीं होती। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर इट इज एप्लीकेबल, तो फिर ये एप्लीकेबल है कहाँ लागू होगा ये? दैट इज टू से हु आर एलिजिबल, इसके लिए एलिजिबल कौन लोग हैं? द टर्म वेयर एवर व्हेन एवर बियर्स द डिफरेंट मीनिंग। द क्लॉज डिड नॉट कंटेन व्हेन एवर। इस क्लॉज में व्हेन एवर नहीं है, यानी टाइम पीरियड में चला जाता है। यहाँ पर किसके लिए आया है? वेयर एवर। उन्होंने कहा व्हेन एवर ऑलवेज रेफर्स टू टाइम, वेयर एवर आया है तो ऑलवेज रेफर टू प्लेस ऑफ ग्रुप, यानी ये जो अपडेशन है वो ग्रुप और उनके ग्रुपों पर लागू होगा, यानी जो पेंशनर रिटायर होते हैं उन पर लागू होगा। उन्होंने इसका मतलब ये निकाला। सो यूज ऑफ वर्ड वेयर एवर इन 35.1 शुड बी रेड एज बेसिक पेंशन शैल बी अपडेटेड एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल मीन्स इररेस्पेक्टिव ऑफ बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन मीन्स ऑल आर इक्वली ट्रीटेड। कहने का मतलब ये है कि सबके बराबर, जितने भी लोग हैं सब बराबर हैं, और सबकी बेसिक पेंशन और इक्वल पेंशन को मतलब अपडेट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है। बट इफ़ यू मीन वेयर आर एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर ग्रुप, और आप चाहते हो कि भाई एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, तो आर्टिकल 24 आर्टिकल 14 तो फिर आर्टिकल
14 कॉन्स्टिट्यूशन की आ जाती है यहाँ पे कि आप पे पर्टिकुलर ग्रुप पर नहीं लगा सकते हो। इट मीन्स रिटायरीज आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप। इसका मतलब ये हो जाएगा आपने रिटायरीज को 2 ग्रुप में बांट दिया जो आप बांट नहीं सकते हो। वन थिंग मस्ट बी बोर्न इन माइंड दैट एग्रीमेंट मस्ट नॉट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेट। मतलब एक चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो शर्तें हैं, डिक्टेट है, उसमें उसको उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो अब ये कहते हैं, अब बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, केयरफुली लुकिंग एट सेक्शन 35(1) इट इज क्लियर दैट द क्लॉज डू नॉट कंटेन एनी टर्म लाइक सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड। ऐसा आपके क्लॉज में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपकी पेंशन जो अपडेट होगी इस शर्त के साथ होगी कि आपके पास फंड होंगे तो ये अपडेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ऐसा कहीं भी आपके 35(1) में नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो सीधी सादी बात है, आप सब्जेक्ट टू अवेलेबल फंड का रोना धोना नहीं गा सकते हो। द पेंशन विल बी अपडेटेड, पेंशन अपडेट होगी बस। देयरफॉर एनी आर्गूमेंट अबाउट फंड पोजीशन इज फ्यूटाइल, इसलिए फंड की बातें करना एकदम बेवकूफ़ी है। द मोमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ फंड विल बी रेज्ड इट विल बी रिजेक्टेड इन लेमनी, और जैसे ही फंड की कोई भी बात उठाई जाएगी उसको वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके 35(1) में जो पेंशन आपकी कंडीशन है अपडेट होगी, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि अपडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड होगा। हमें यह भी कहने की जरूरत नहीं है कि भाई सेक्शन 11 क्या कहता है, 5 क्या कहता है, 5 से 13 क्या कहता है। इसका लीगल इंटरप्रिटेशन इस क्लॉज का ये है 35(1) का अमेंडेड का, कि उसमें फंड की कोई भी बात नहीं हुई है। केवल ये हुई है कि आपकी पेंशन, बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड वेयरएवर एप्लीकेबल, जो कुछ है ये है, उसमें फंड का कहीं कोई जिक्र भी नहीं है। और यदि आता भी है कोर्ट में को उठाता है तो कोर्ट उसको वहीं की वहीं खत्म कर देगा। बिकॉज आफ्टर एग्रीमेंट व्हेन गजट नोटिफिकेशन डन टू गिव ए स्टैट्यूटरी फोर्स ऑफ एग्रीमेंट नथिंग कंटेन देयरइन अबाउट फंड। और जब ये एग्रीमेंट हो गया जिसमें फंड की बात नहीं है और गजट नोटिफिकेशन में इसको पब्लिश कर दिया तो इसको स्टैट्यूटरी फोर्स यानी लॉ बन गया ये, और नथिंग कंटेन देयर, वहाँ फंड के बारे में कोई भी बात नहीं है। दोस्त हम बार बार जो फंड की बात करते रहते हैं ना, मतलब प्रणब गुप्ता जी ने इतने बढ़िया तरीके से समझा दिया, शायद मेरे ख्याल में हो सकता है ये फंड थ्योरी गाने वाले अब समझ जाएंगे। ये कोई बहुत ही जानकार वकील हैं, अच्छा खासा इन्हें स्टडी किया है, और मेरे चैनल पर आके कमेंट करते हैं तो वो चाहते हैं कि ये चीज़ लोगों तक जाए, क्यों आपके 35(1) में कहीं भी किसी भी जगह ये नहीं लिखा है कि आपकी पेंशन अपडेट की जाएगी बशर्ते कि मैं फंड हो, लिखा ही नहीं है। और उसका नोटिफिकेशन भी हुआ है, स्टैट्यूटरी फोर्स भी दे दी गई है उसको, सारा का सारा खत्म हो गया। यानी कहने का मतलब है पेंशन आपकी अपडेट होगी लेकिन फंड से वह कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही फंड का वहाँ इंतजाम कर रखा है। बहुत बढ़िया प्रणब गुप्ता जी ने बहुत बढ़िया पॉइंट रेज किया है हमारे वकीलों के लिए। अब पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो बुझा। नाउ हाउ इज फंड मेंटेन, व्हाट इज द पोजीशन मे बी मैटर ऑफ स्क्रूटनी, फंड को कैसे मेंटेन किया जा रहा है और पोजीशन क्या है। एक ही मैटर हो सकता है इन्वेस्टिगेशन का, छानबीन का हो सकता है, जानकारी का मैटर हो सकता है, लेकिन आपके पेंशन अपडेशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। आप रोजाना पूछो कितना फंड है, कितना ब्याज आता है, कितना वहां से आता है, कितना कैसे आता है, कितना, लेकिन उसको रिलेट आप अपने 35 से मत करो। अब आगे, बट हैव नो नेक्सस, लेकिन इसका संबंध 35 से तो बिल्कुल ही नहीं है। शायद मेरे ख्याल में फंड थ्योरी गाने वाले लोग अब समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। 35(1) में फंड का कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ, फंड के बारे में आप जानना चाहते हो तो वो आपका अधिकार है, जान सकते हो, क्योंकि आप बेनिफिशियरी हो, आपका पैसा कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, तो उसको लिंक मत करो 35(1) से। प्रणब गुप्ता जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से 35(1) को, इसके इम्प्लीमेंटेशन को आपकी फंड थ्योरी से अलग कर दिया है। आगे, IBA शॉर्ट टाइम टू मेक कमेटी रिपोर्ट, दिस हैज नथिंग टू डू। सो जज IBA ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसीलिए जजों ने यह कहा था, आपको पता है, कमेंटेड आर्गूमेंट इज इररिलेवेंट। 35(1) के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये जो कहा गया था, आर्गूमेंट इज इररिलेवेंट, ध्रुव मेहता साहब से जो कहा गया था, इसलिए कहा गया था क्योंकि आपका अपडेशन है, उसका
किसी भी हालत में ये नहीं लिखा है, सब्जेक्ट टू अवेलेबल फंड के बारे में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपका आर्गूमेंट ही इररिलेवेंट है। इसका मतलब ये भी होता है, अच्छी तरह समझिए। 35(1) के बारे में नहीं, 35(1) में ये नहीं लिखा है कि कोई फंड का किस्सा होता तो शायद इस बात का कमेंट नहीं करते वो। दिस इज रूल, यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ेगा। फंड से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये निकलता है फंड से कोई मतलब नहीं है, रेगुलेशन है, आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत क्लियर कर दिया उन्होंने। देयर वाज नो गजट नोटिफिकेशन, ओनली एग्रीमेंट बाय साइन। अब मान लीजिए गजट नोटिफिकेशन नहीं होता और एग्रीमेंट ही होता, इट वाज ए मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत किए गए एग्रीमेंट भी एनफोर्सिबल होते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना हो करके ये गजट नोटिफिकेशन हुआ, यानी इसकी एक और ज्यादा स्टेटरी फोर्स है। और वैसे देखा जाए आईडी एक्ट में ये सेटलमेंट है। दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो रही है, अब मेरे को ध्यान आया चंडीगढ़ का फैसला, क्योंकि मैं क्लॉज 12 का सहारा लेकर के जो एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ था, उस एग्रीमेंट को ही चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया, क्योंकि वह अपडेशन था। उनको पता था यदि हम एग्रीमेंट को मान लेते हैं तो हमें अपडेशन को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्रीमेंट भी एनफोर्सिएबल होता है। अब क्योंकि जो एग्रीमेंट था और हमारे जो वहां वकील थे, केवल और केवल एग्रीमेंट, क्लॉज 12 एग्रीमेंट पर लड़ाई लड़े थे और सीधा वो 56 पे ले गए थे, बीच में से वो 35(1) को छोड़ गए थे। और 35(1) देता है आपको स्टैट्यूटरी फोर्स, नोटिफाइड था वो, उसको न ले करके वो सीधे 56 पे पहुंच गए। एग्रीमेंट से बीच में 35(1) को लेते तो स्वाभाविक सी बात है कि वो स्टैट्यूटरी फोर्स से नोटिफिकेशन आ जाता, और जब 56 पे जाते तो शायद में और ही कुछ खेल होता, लेकिन हमारा कमी थी वहां पर। बट गजट नोटिफिकेशन इज मेड, कहते हैं नाउ दिस इज लॉ एंड दस कम इन टू द स्कैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पोजीशन ऑफ आईबीए एज लीगल एंटिटी। अब बहुत से क्वेश्चन उठाते हो आप लोग कि भाई आईबीए की जो पोजीशन है वो लीगल एंटिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा आज, तो इसके बारे में क्लियर किया। उन्होंने कहा है इट इज ट्रू दैट आईबीए इज नॉट ए रजिस्टर्ड बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, बट ईच इंडिविजुअल बैंक इज ए स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन चीज़ों को भैया कोई जानकार वकील अच्छा खासा जो एक्सपर्ट होता है वही कर सकता है, ये कोई वकील है। इट इज ए बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 12 अथॉरिटीज देयरफॉर हैव सम स्टेटस। इसका मतलब हो गया कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है अथॉरिटीज की, इसलिए इनकी कुछ स्टेटस तो है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम ये कह दो ये कुछ भी नहीं है। वंस द गवर्नमेंट स्टेप्स इन इश्यू गजटेड नोटिफिकेशन, रोल ऑफ आईबीए गेट्स एक्सटेंडेड, और जैसे ही गवर्नमेंट आ जाती है नोटिफिकेशन इश्यू कर देती है, आईबीए का रोल खत्म हो जाता है। सो यूनियन ऑफ इंडिया हैज टू कंटेस्ट, इफ दे डोंट देन केस इज सॉल्व। और इसलिए जब गजट नोटिफिकेशन आ गया तो उस समय आईबीए नहीं कंटेस्ट कर सकता, केवल और केवल गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट यदि किस केस को नहीं लड़ती है तो केस आपके फेवर में हो गया। अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैव टू रिप्लाई और डिसाइड वेदर सेल्फ फाइट और नॉट। गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि उसे ये लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत लंबा हो गया और ये मैं इसको एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता इतने महान विद्वान व्यक्ति के, कोई लीगल एक्सपर्ट ने कोई ये, पर इतना इन्हें क्लियर कर दिया कि एक बार जब जो बैंक हैं कोई काम करा रही हैं आईबीए से, करा सकती हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही है स्टेट्स को, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन हो गया आईबीए साइड में, भारत सरकार आ गई। ये केस भारत सरकार को लड़ना पड़ेगा, न कि आईबीए को। और यदि भारत सरकार नहीं आती है तो एक पंगा और पड़ जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ये मान लेगा भारत सरकार लड़ी ही नहीं रही है नोटिफाइड जो रेगुलेशन उस पर, और आईबीए उस पर ऑथराइज नहीं है, इसलिए केस ऑटोमेटिक आपके फेवर में हो जाएगा। यानी सारा कुछ मिला करके प्रणब गुप्ता जी ने ये बता दिया कि सब कुछ आपके फेवर में है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा कि 14-15 मिनट का हो गया, पहली बार हुआ इतना लंबा वीडियो, बहुत कुछ बातें कह दी और मैंने उनके लिया वहाँ से। प्रणब गुप्ता जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और इस पर हम और बाद में आपके ही इन विचारों से हम वीडियो बनाएंगे और हम लोगों से चाहेंगे कि इन चीज़ों को पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।